नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को कृतिका भाग 1 क्लास 9 का पाठ इस जल प्रलय में इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इनके राइटर फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और इससे पहले भी मैं इस जल प्रलय का क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर, समरी और फुल एक्सप्लेनेशन। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है, मान लीजिए अगर आपको इस जल प्रलय में पढ़ना है या माटी वाली पढ़ना है या कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, तो आप चैप्टर का नाम दे दीजिएगा और आप मेरे चैनल का नाम देवनागरी दे दीजिएगा, जैसे DEVZ स्पेस देकर NAGRI, तो आपको आसानी से वह चैप्टर मिल जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगा आपको चैप्टर ढूंढने में। और सारा चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से मैं पढ़ाई हूँ और पिछले साल जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं सारे बच्चे का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से एक एक चैप्टर को पढ़ लें। और अभी मैं आप लोगों को इस जल प्रलय में इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो इस जल प्रलय में, जैसा कि यहाँ पर शीर्षक में ही दिया गया है, इस जल प्रलय में, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? मतलब ऐसा, इसका अर्थ यह हो सकता है कि कोई ऐसा प्रलय हुआ होगा। तो कौन सा प्रलय हुआ होगा? कोई होता है अग्नि प्रलय, कभी तूफान प्रलय आता है, पूरे जगह तहस नहस कर देता है, लेकिन इस पाठ में जल प्रलय के बारे में दिया गया है। जल प्रलय मतलब कौन सा ऐसा जल है, बहुत सारे जल हो गए होंगे जिससे बहुत प्राणी का जान भी चला गया होगा, तो इस पाठ में लेखक यही दर्शाने का कोशिश किए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस जल प्रलय का थोड़ा सा समझाने जा रही हूँ कि जल प्रलय होता क्या है। तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, बहुत सारा जब पानी एकत्रित होता है, तो जब बहुत अधिक बारिश हो जाती है या कोई बांध जो नदी के किनारे बनाया गया रहता है, उसमें जब बहुत सारा पानी भर जाता है तब वह बांध टूट जाता है और गांव में पानी भर जाता है, बहुत तबाही हो जाता है, कितने सारे घर गिर जाते हैं, कितनों की जान चली जाती है। इतना ही नहीं, घर के ऊपर से भी पानी बहने लगता है। आप लोग जानते होंगे कि कोसी नदी का पूरा पानी बीरपुर में एक जगह है जिसको बैरेज कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा बड़ा फाटक है और उसमें पानी को इकट्ठा रखा जाता है। कभी कभी उसमें पानी बहुत भर जाता है, तब उस फाटक को तोड़ दिया जाता है और वह पानी बाढ़ के रूप में सारे क्षेत्र में फैल जाते हैं और बांध भी टूट जाता है। इस तरह पानी चारों तरफ भर जाता है, उसको ही बाढ़ कहा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को इस जल प्रलय में पढ़ाने जा रही हूँ। बाढ़ के बारे में आप जान ही गए होंगे कि क्या होता है। तो लेखक कहते हैं कि मेरा गांव मेरे इलाके में है, जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां पर पश्चिम, पूरब और उत्तर दक्षिण, कोसी, पनार, महानंदा, यह सब नदी का नाम है और गंगा की बाढ़ से जो लोग पीड़ित होते हैं वे सारे पीड़ित लोग वहां आकर शरण लेते हैं। पनाह का मतलब है शरण लेते हैं। सावन भादो में, जो कि हिंदी के महीने होते हैं, आप लोग जानते होंगे, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन जो होता है, तो यहाँ पर कौन महीने का बात कर रहे हैं लेखक? सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों की हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक कि सावन भादो में जब ट्रेन चलती है तो क्या होता है, लोग ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का दृश्य देखते हैं, तो वहां पर क्या दिखाई देता है? सपाट परती, मतलब वह जमीन जहां खेती तो होती है लेकिन कभी कभी वहां पर उस समय के लिए खेती नहीं होता है, उसी को परती जमीन कहा जाता है। तो क्या होता है, वहां पर जब खेती नहीं होती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ चलो खेती तो नहीं होता है, तो वहां बहुत सारे गाय, बैल, भैंस, बकरों को हजारों हजारों की संख्या में वहां लोग रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि बाढ़ की भयंकरता, मतलब जो बहुत सारे वहां बाढ़ आ जाते हैं तो उससे बचने के लिए लोग वहां पर शरण लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता।
लेखक परती क्षेत्र से हैं, मतलब लेखक जहाँ पर रहे हैं वहाँ क्या हुआ है, वहां पर पानी अधिक तबाही नहीं होता था, तो परती क्षेत्र के थे, वहां पर बाढ़ वगैरह नहीं आता है था। इसलिए लेखक कहते हैं कि परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। क्यों नहीं तैरना जानते थे? क्योंकि वहां पानी नहीं था। क्योंकि बच्चे बचपन से ही तैरना जानते हैं। क्यों जानते हैं? जो बच्चे के आसपास तालाब नदी होता है तो वे बच्चे तालाब नदी में नहाने जाते हैं, तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को सिखा देते हैं पानी तैरना किस तरह चाहिए, तो एक बच्चे दूसरे बच्चे से सीख लेते हैं। लेकिन लेखक तो परती क्षेत्र के थे, वहां पर पानी था नहीं, इसलिए लेखक तैरना नहीं जानते हैं। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मैं तैरना तो नहीं जानता, लेकिन 10 वर्ष के ही जब लेखक थे तब वे बहुत सारे स्वयंसेवक संस्था में वे काम करते थे, जैसे बॉय स्काउट चलता था, स्वयंसेवक संस्था, राजनीतिक कार्यक्रम होते रहता था, रिलीफ लोग बांटने आते थे, मतलब जो क्या होता है कभी कभी अनाज वगैरह गरीब लोगों को बांटा जाता है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से जो लोग उनके पड़ती एरिया में आते थे, उनके गांव में लोग शरण लेने के लिए आते थे, तो उन लोगों के लिए वे क्या करते थे, काम करते रहते थे। और लिखने की बात, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, लिखने की तो बात मत ही पूछो। कहने का मतलब यह कि बहुत सारे वे लिखने का भी काम करते होंगे, इसलिए यहाँ पर बोले हैं। तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, और क्या हुआ, लेखक एक बार हाई स्कूल में थे, 9th-10th क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय में क्या हुआ, बाढ़ पर वे लेख लिखे थे। धर्मयुग में, जो हिंदी मैगजीन धर्मयुग है, उसमें कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। और लेखक बोल रहे हैं कि प्रथम पुरस्कार भी वे पाए थे। जय गंगा 1947 और डायन कोसी इसलिए कहा गया है नाम, क्योंकि डायन जो गंदे ख्याल की स्त्री होती है, जादू टोना जानती है, किसी को मार देती है, तो इसीलिए यहाँ पर डायन कोसी कहा गया है। कोसी को इसलिए डायन कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो जान ले लेती है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जय गंगा 1947 में और डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा क्या हुआ, मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हैं। और बहुत सारे जो उपन्यास लेखक लिखे हैं उसमें विनाश लीला को उसमें दिखाए हैं कि किस तरह से जो है यह बाढ़ आने के बाद विनाश हो जाता है, यह सब चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, भसने, बहने और भोगने का अनुभव, मतलब लेखक कभी भी बाढ़ का यह सब दृश्य नहीं देखे थे और यह सब अनुभव उनको नहीं हुआ था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। 1967 में पटना में जो हुआ, इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि इतने दिनों से तो मैं यह सब भोगा नहीं, भोगने का मतलब यह सब दृश्य मैं नहीं देखा, लेकिन 1967 में जो यह तबाही हुआ, बाढ़ आया, उसके बारे में बोल रहे हैं। जब 18 घंटे की अविराम, मतलब 18 घंटे तक बिना रुके कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी, तो क्या हुआ, अविराम वृष्टि मतलब बिना रुके बारिश के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकरबाग तथा अन्य निचले हिस्से में घुस गया। और क्या हुआ, वह बिना रुके बारिश, कंटिन्यू बारिश जो होती रही, उसके कारण क्या हुआ, राजेंद्र नगर, कंकरबाग तथा अन्य निचले हिस्से में पानी घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बाढ़ का मैंने अनुभव किया है। भोगने का अर्थ है कि बाढ़ का मैंने अनुभव किया है शहरी आदमी की हैसियत से। और शहर में अक्सर यह सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लेखक यहाँ कह रहे हैं मैं शहरी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बाढ़ का इस तरह का अनुभव मैं किया था। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। और जब यह पानी क्या हुआ, बाढ़ का पानी जब प्रवेश करने लगा उस शहरी इलाका में जहां पर लेखक रहते थे, तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर मतलब चेस्ट लेवल तक पानी पहुंच गया।
हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। मतलब किसका प्रतीक्षा करने लगे? बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे कि हो ना हो बाढ़ आ जाएगा। तो जब बाढ़ आता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो खाना बनाना है तो वहाँ ईंधन का प्रबंध किया जाता है, जैसे कोयला, स्टोव जो होता है, किरासन तेल आदि का व्यवस्था, या गैस चूल्हा, तो यह सब व्यवस्था। फिर आलू तो काफी दिनों तक टिकता है, आलू जल्दी खराब नहीं होता है, तो आलू का कोई भी सब्जी बन सकता है, किसी भी स्थिति में लोग बनाकर खा लेते हैं। और हरी सब्जी तो जल्दी खराब हो जाता है। तो क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो लोग यह सब सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां। कंपोज क्या होता है? कंपोज एक नींद की दवा होती है। जिसको नींद नहीं आती है मान लीजिए, तो उनके लिए तो नींद की दवा रखनी पड़ेगी। तो यह सब व्यवस्था लोग पहले से कर लेता है। और लेखक फिर प्रतीक्षा करने लगे कि हो ना हो बाढ़ आ ही जाए तो यह सब सामान रहेगा घर में, तो कम से कम खाना बनाकर लोग खा सकते हैं। और सुबह सुना, आगे लेखक कहते हैं कि सुबह सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। सुबह को लेखक को समाचार मिलता है, कोई उनको आकर बताए कि राजभवन, वहां पर जो है पटना में राजभवन, और मुख्यमंत्री जहां पर रहते हैं मुख्यमंत्री निवास, वह प्लावित हो गया है, मतलब जल में डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। और दोपहर को यह भी सूचना मिली कि पटना में जो एक गोलघर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं, तो वह गोलघर एक प्रसिद्ध जगह है, वह भी, वहां पर भी पानी घुस गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। मतलब पता है गोलघर डूब गया है। कोई बंगाली होंगे जो बांग्ला भाषा में उनको यह सूचना दिए थे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अब जब लेखक 5 बजे कॉफी हाउस जाना चाह रहे थे कि किस तरह का क्या है सिचुएशन, वहां का स्थिति जानने के लिए, तो वहां जो एक रिक्शे वाले थे वह हंसकर बोल रहे हैं कि अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, मतलब अब तक वहां पानी आ गया होगा। तो लेखक बोलते हैं, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। अब लेखक को तो पानी देखने की जिज्ञासा थी, वे देखना चाह रहे थे कि किस तरह से बाढ़ आता है, तो वे बोले चलो यही देखने के लिए मैं चाहता हूँ। कहकर हम रिक्शे पर बैठ गया और लेखक रिक्शे पर बैठ जाते हैं। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ, जो नई कविता धारा के जो एक विशेषज्ञ व्याख्याता थे, उनका नाम आचार्य कवि मित्र थे उनके, जो विशेषज्ञ व्याख्याता, मतलब कविता लिखने में जो एक्सपर्ट थे, बहुत ही अच्छा कविता लिखते थे नई कविता धारा के अंतर्गत, तो वे भी उनके साथ हो गए। जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगर गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते धन्य है। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके साथ एक आचार्य मित्र भी थे, जो अनवरत मतलब निरंतर, अनर्गल मतलब मनमानी, और अनगर मतलब टेढ़ा मेढ़ा तरह से भी जो कोई बात करते हैं, और स्वगतोक्ति मतलब अपने आप में कुछ बोलना। तो इन सब बातों से ये जो कवि थे बोर नहीं होते थे, क्योंकि बात करने के समय अगर कोई जो है गलत सलत भी बात बोल दे, टेढ़ा मेढ़ा भी बात बोल दे, तो वो कभी बोर नहीं होते थे और इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालते थे। आगे लेखक बताते हैं कि मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर लेखक दृश्य देख रहे हैं कि वहां मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर लोग पैदल, और कुछ लोग ऐसे थे जो पैदल भी सब पानी का दृश्य देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं और सब आश्चर्यचकित हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहाँ तक आ गया है, क्योंकि वह शहरी एरिया था और वहां पर पानी कोई देखा नहीं था बाढ़ का। तो सब लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि देखें पानी कहाँ तक पहुंच गया है, कैसे पानी आता है। सब लोग वहां मोटरसाइकिल पर, कोई ट्रक पर, इस तरह कोई पैदल ही जा रहे थे। देखकर लौटते हुए लोगों से बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। अब लोग वहां पर बोल रहे हैं, जो लोग पानी देखकर आ रहे थे लौटकर, वे लोग बोल रहे थे कि वहां जो एक फ्रेजर रोड है उस पर भी पानी आ गया है।
श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर भी पानी आ गया है और वहाँ जो एरिया है जगह का नाम है कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर भी रोड पर पानी आ गया है। छाती भर पानी है और चेस्ट लेवल तक छाती भर वहां पर पानी है। वुमेन्स कॉलेज के पास डुबाव पानी है और वुमेन्स कॉलेज के पास तो इतना पानी है जिसमें लोग डूब भी सकते हैं। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, मतलब सबके मुंह से यह सब निकल रहा था। कोई कह रहा था कि आ रहा है पानी, कोई कह रहा था कि आ गया है, कोई कहा घुस गया है, डूब गया, बह गया। यह सब सारे लोग हलचल मचाए हुए थे और हो हल्ला हो रहा था। अब हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी के शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। और लेखक यहाँ कहते हैं कि जब वे कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफी हाउस को भी बंद कर दिया गया था और सड़क के एक किनारे लेखक देख रहे थे कि मोटी डोरी के तरह, मतलब मोटी जो धागे की तरह डोरी रस्सी होती है, वह गेरुआ झाग फैन, क्या हुआ, ब्राउन कलर का उसमें फैन था जो उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। और वहां पर लेखक देख रहे हैं कि वहां पर गेरुआ रंग का पानी झाग से भरा हुआ वहां आ रहा है। लेखक कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब जो उनके कभी मित्र उनके साथ आचार्य जी थे तो उनको लेखक बोल रहे हैं कि देखिए वह मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। मतलब मृत्यु का तरल दूत, इसको पानी को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी पानी ने कितने लोगों की जान ले ली है। इसलिए यह क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि मृत्यु का तरल दूत किसको कहा गया है। तो इसी बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है क्योंकि यह पानी न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और लेखक को काफी डर हो गया और डर के मारे उनके हाथ जुड़ गए, यानी प्रार्थना करने लगे ईश्वर से। और सभाए प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले और स्पष्ट शब्द, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। और उनको ऐसा लगा कि मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको ही अधिक डर हो रहा था कि किस तरह से पानी आएगा। तो अपने आप को वह कह रहे हैं कि लगता है मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। और उनको लग रहा था कि रिक्शा वाला तो बहुत बहादुर है और वह कह रहा है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है। और वहां भीड़ में से एक आदमी रिक्शा वाला को बोल रहा है कि पानी का वेव तरंग जो है बहुत ही तेज है। करंट मतलब वेव, पानी का तरंग बहुत ही तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और लेखक रिक्शा वाले से विनती करते हैं कि तुम लौटा लो, आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ पार्ट 1 समाप्त होता है क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है, तो मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।